हेलो। हाँ जी, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज जो है अपन इकट्ठे हुए हैं अपने यूजीसी नेट जेआरएफ यूनिट 3 जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके कंप्लीट रिवीजन के लिए। आप सब जैसा पिछले कई क्लासेस से देख रहे हैं कि हमने जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक थे वन बाय वन जो है कंप्लीट किए। और फाइनली ये हमारी जो मैराथन क्लास है, इसके साथ आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, सिवाय एक चीज को छोड़ के, वो है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी आपको ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस मिलेगी, जिसके अंदर बाकी सब्जेक्ट के भी जो क्लासेस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो आज जो है अपन शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। और कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को आप साथ साथ में लिखते जाएं, ताकि आपकी जो पूरी समरी है वो आप खुद तैयार कर सको साथ में। और वो एग्जाम के टाइम पे वही काम आएगी, क्योंकि डिटेल के अंदर इतनी सारी यूनिट जो है वो एक साथ में पढ़ना आपके लिए संभव नहीं होगी। इसके अलावा दूसरी एक और अपडेट आपको बता दूं कि जो यूनिट 7 है अपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसकी जो क्लासेज है वो भी आपको कल से देखने को मिलेगी। उसकी एक क्लास हो रखी है, बाकी क्लासेज जो है वो कल से आपको रेगुलर जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करें। आइए जरा, बिजनेस इकोनॉमिक्स जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े, मैं एक बार क्विकली उनके सब के नाम आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सेकंड जो टॉपिक था हमारा, वो था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस फर्म। एक बिजनेस फर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर तीसरा था डिमांड और डिमांड एनालिसिस। फोर्थ चैप्टर जो था हमारा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट था हमारा थ्योरी ऑफ कॉस्ट। और जो आखिरी जो चैप्टर हमने देखा था, मार्केट्स। इसके अलावा एक हमने एडिशनल टॉपिक देखा था, जिसके अंदर हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कि एक बिजनेस फर्म किस किस तरह की स्ट्रेटेजीज अपना सकती है प्राइसिंग के लिए। ये सारे टॉपिक, करीब 8 टॉपिक जो हमने पूरे इस यूनिट 3 के अंदर देखे थे। अब आज जो है इस क्लास के अंदर मैं प्रयास करूंगा कि इन 8 टॉपिक का एक बार आपको जो है क्विक रिवीजन, क्विक रिव्यू जो है मैं आपको प्रोवाइड करूं। दूसरी बात, यूनिट सॉरी जो फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, इन दोनों के अंदर कोई खास ज़्यादा जानने लायक बातें हैं नहीं। थ्योरी थी, आपने भी देखा बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर उसका मीनिंग क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो वो हमें पता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयज़ के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, वो सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थ्योरी पार्ट के अंदर हम देख चुके हैं, कई बार रिवीजन भी कर चुके हैं। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए सीधा जो है डिमांड चैप्टर से ही शुरू करूंगा अपना रिवीजन। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके, वन बाय वन। सबसे फर्स्ट जो हमारे सामने है, थ्योरी ऑफ डिमांड। सुनिएगा ध्यान से, और जहां मैं बताऊं वहां पे आप इसको लिखते चलिएगा कि इंपॉर्टेंट है वो। सबसे पहली चीज हमने देखी क्या, मीनिंग। डिमांड का क्या मतलब था, तो 3 एलिमेंट होने चाहिए। डिमांड को हम जो है हमेशा बताते हैं किसके लिए, किसी एक टाइम के अंदर एक गिवन प्राइस के ऊपर किसी कमोडिटी की क्या डिमांड रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन है, 10 रुपए इसकी कीमत है,
तो मैं कहूँगा 10 रुपए के ऊपर ये पेन 100 पेन बिकेगी कितने समय में? एक दिन के अंदर। अगर प्राइस कितनी होगी? 10 रुपए होगी। तो एक फिक्स प्राइस और एक फिक्स समय के संदर्भ में ही डिमांड को हमेशा जब क्या किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो डिमांड जो है वो फिक्स होगी एक गिवन टाइम के लिए और एक गिवन प्राइस के ऊपर। अगर इस पेन की कीमत 10 से 12 रुपए हो जाएगी तो हो सकता है डिमांड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर मैं एक दिन की बजाय 2 दिन की डिमांड कैलकुलेट करूंगा तो भी जो है डिमांड क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। दूसरी चीज, डिमांड का मीनिंग जो हमने देखा क्या? सबसे पहले क्या होती है? विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस का मतलब एक व्यक्ति की कोई इच्छा, कि मान लो मुझे कोई फोन परचेज करना है, लैपटॉप परचेज करना है, मोबाइल परचेज करना है, किसी भी चीज की जो है वो ठीक है। बिल्कुल, मैं सारी चीजें बता दूंगा इस क्लास के बाद। आप एग्जाम दीजिए, क्लास जो है आप बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूट्यूब पे ही अवेलेबल रहेगी। छुट्टी का दिन है तो मेरे लिए क्लास लेना आज आसान है, तो मैं क्लास ले रहा हूँ। आप आराम से कभी भी देख सकते हो और डाउट के लिए भी मैं मीडियम आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। सबसे पहली चीज क्या होती है? विलिंगनेस, इच्छा। सेकंड चीज हमने क्या देखी? एबिलिटी, कि मान लो मुझे कोई चीज खरीदनी है, खरीदने की इच्छा तो है लेकिन मेरे पास शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो डिमांड नहीं बनेगी। जब मेरी इच्छा भी है और मेरे पास उसको खरीदने के लिए सामर्थ्य भी है, मेरे पास पैसा भी है, तब वो क्या बनता है? एक सक्सेसफुल डिमांड कहलाती है। बेसिक सी बात थी, मीनिंग। सेकंड चीज जो हमने देखी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये एक इंपॉर्टेंट थी, तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ये चीज आपको काम आएगी। सबसे पहला फैक्टर था हमारा कौन सा? प्राइस। प्राइस जो है किसी भी प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रभावित करती है, किसको? डिमांड को अफेक्ट करती है। सेकंड, इनकम, कंज्यूमर की इनकम क्या है। तीसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स है उनकी प्राइसेस। चौथा, कंज्यूमर का टेस्ट और कंज्यूमर की प्रेफरेंस। और पांचवा फैक्टर था कौन सा? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, किसको लेके? प्राइस को लेके। और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई या और कोई दूसरे। ये मेन जो फैक्टर्स थे जो किसको प्रभावित करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं? डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, आई होप यहां तक कोई खास इंपॉर्टेंट चीज मुझे नहीं लगी, लेकिन वो फैक्टर्स जो आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी डिमांड दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए और उस पर उसकी डिमांड जो है वो 100 क्वांटिटी सेल हो रही है। अगर प्राइस बढ़ जाती है 10 से 15 रुपए हो गई, तो इसकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। डिमांड में क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। तो प्राइस बढ़ी और इधर डिमांड क्या हो गई हमारी? कम हो गई। दूसरी तरफ अगर प्राइस घट रही है, 5 रुपए रह गई, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखिए माइनस हो रहा है तो इधर प्लस हो रहा है। बहुत बेसिक सा लॉ है, क्या? प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है कौन? लॉ ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे एक चीज हमारे लिए और इंपॉर्टेंट थी, क्या? समझिएगा, हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी। एक था डिमांड शेड्यूल। क्या होता है डिमांड शेड्यूल?
तो अगर हम डिमांड को इस तरीके से दिखाएं कि अलग अलग प्राइजेज पे क्या क्वांटिटी डिमांडेड रहने वाली है, तो ये क्या है, एक डिमांड शेड्यूल बन जाता है। ओके, क्या कहलाता है ये, डिमांड शेड्यूल। दूसरी चीज हमने देखी थी क्या, मार्केट डिमांड क्या होती है, बताइए मार्केट डिमांड क्या होगी। जब आप किसी प्रोडक्ट की जो कंसोलिडेटेड डिमांड है कि मैं उसकी कितनी डिमांड कर रहा हूं, बी कितनी कर रहा है, सी कितनी कर रहा है, जो टोटल डिमांड होती है कंसोलिडेटेड, वो क्या होगी, वो क्या कहलाएगी बताइए, मार्केट डिमांड कहलाएगी। मतलब इसमें आप ए की, बी की, सी की, पूरे मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की जितनी भी डिमांड है उनको क्या कर दीजिए, कंसोलिडेट कर दीजिए। नेक्स्ट चीज देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, इकोनॉमिक्स से आसान कुछ नहीं है, पूरे जो आपका नेट का सिलेबस है सबसे आसान ये है, ठीक है। और इस बात का प्रूफ जब होगा, जब मैं आपको PYQs करवाऊंगा तब आपको एहसास होगा। ओके, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट चीज हमने जो देखी थी, डिमांड कर्व। क्या देखा था, डिमांड कर्व को मैं क्लियर कर देता हूं। डिमांड कर्व क्या देखा था बताओ। डिमांड कर्व बेसिकली वही, एक तरफ अगर आप प्राइस को लिख दोगे, दूसरी तरफ क्वांटिटी को लिख दोगे, क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये कर्व बेसिकली शो करता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस है कितनी, 10 रुपए, मान लो क्वांटिटी है कितनी, 100, प्राइस कम हुई, 5 रुपए रह गई, डिमांड क्या होगी बताओ, बढ़ जाएगी, कितनी हो गई, मान लो 200। प्राइस अगर बढ़ गई, 10 से 15 रुपए हो गई, प्राइस बढ़ती है तब डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व क्या शो करता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसका, वही जो डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है उसको ग्राफिकली अगर हम प्रेजेंट करें तो वो क्या बनता है, हमारा डिमांड कर्व बनता है। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट था क्या, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन या इंक्रीज एंड डिक्रीज। डिमांड के अंदर चेंज की बात कर रहे थे, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, समझिएगा। अगर हम बात करें पहले एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि अगर चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, ये क्या कहलाता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, समझिएगा। अगर हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें, यहां मैं प्राइस लिखूं, यहां मैं क्वांटिटी डिमांडेड लिखूं, ये हमारा डिमांड कर्व है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये प्राइस चल रही है 10 रुपए और 100 क्वांटिटी, प्राइस अगर ऊपर जा रही है या कम हो रही है, इस वजह से क्या चेंज आएगा, मान लो 10 से 15 रुपए हो गई, तो डिमांड क्या हो गई, ये कम हो गई, 50 ही रह गई। यहाँ अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो पहले डिमांड इस पॉइंट पे थी हमारी, इस पॉइंट से चेंज होके वो या तो इस पॉइंट पे आ गई या इस पॉइंट पे आ गई। अब ये क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड कर्व का। डिमांड कर्व का एक्सपांशन होना मतलब ये क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब ये एक्सपांड कर रहा है, इधर ऊपर की तरफ जाना मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना। ये क्या कहलाता है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से। ओके, याद रह जाएगा, प्राइस की वजह से चेंज होता है तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी को हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कहते हैं क्या,
इसको हम ये भी कहते हैं मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के ऊपर ही क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मतलब जो डिमांड कर्व है, कोई नया डिमांड कर्व क्रिएट नहीं हो रहा है, उसी डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट हो रहा है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वहीं दूसरा जो इंक्रीज और डिक्रीज है, इसका क्या मतलब है? तो इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है क्या, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स। ओके, अब देखिए अदर फैक्टर्स कौन कौन से थे। फॉर एग्जाम्पल इनकम थी, फिर रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस थी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन था, कोई भी फैक्टर हो सकता है। अब इससे इंपैक्ट क्या होगा, देखिए अब इससे इंपैक्ट ये होगा, ये मान लो डिमांड कर्व है, इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अब प्राइस मान लो अभी भी 10 रुपए है और 100 है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो अब 10 रुपए में पहले जहां वो 100 क्वांटिटी डिमांड करता था, कीमत अभी भी 10 रुपए, प्राइस इज स्टिल द सेम, बट अब वो क्वांटिटी क्या करेगा, 100 की बजाय 120 डिमांड करेगा। तो ये एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा, डिमांड कर्व 2। तो डिमांड कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। उसको क्या बोलते थे, मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व। ओके, क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात थी। इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। क्यों होता है पता है हमें क्या, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से। ओके, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं इंक्रीज डिक्रीज। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने जो मुद्दा आया था डिमांड के अंदर, वो था क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है बताइए, कुछ भी खास नहीं है। ये क्या दर्शाता है, क्या शो करता है, ये दिखाता है रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, कि जो डिमांड है वो कितनी ज्यादा रेस्पॉन्सिव है, कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कितनी ज्यादा चेंज हो सकती है। किस वजह से, कोई भी फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से। फॉर एग्जांपल प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इनकम में चेंज आने से डिमांड में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। अगर इसको हम फिगर्स के अंदर कुछ देखना चाहें, कैलकुलेट करना चाहे, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है जो बेसिकली क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब समझिएगा, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स है। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होती है इनकम इलास्टिसिटी, और एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। 3 टाइप की इलास्टिसिटी हो सकती है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उसका इंपैक्ट किस पे, डिमांड पे। ये क्या बन गया आपका प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या है, बेसिकली इनकम में कुछ चेंज आ रहा है,
उसका इम्पैक्ट हम किस पे देख रहे हैं? डिमांड पे। और क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब कोई प्रोडक्ट एक्स है, उसकी प्राइस में चेंज आ रहा है, तो प्रोडक्ट वाई की डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। तो 3 टाइप्स है इलास्टिसिटी के, मतलब आप जो रेस्पॉन्सिवनेस देख रहे हो, रेस्पॉन्सिवनेस किसकी? डिमांड की। वो 3 रेफरेंस में देखा जा सकता है, उसको प्राइस के रेफरेंस में, इनकम के रेफरेंस में, या रिलेटेड गुड्स की प्राइस के रेफरेंस के अंदर। ओके, अब समझिएगा। बात करें अगर हम किसकी? प्राइस इलास्टिसिटी। इसे कैलकुलेट करने के लिए, इसके लिए, इसे जानने के लिए 3 तरीके हैं। फिर से एक तो है परसेंटेज मेथड, एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक पॉइंट या वो जियोमेट्रिक। 3 तरीके हैं इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। वो तो 3 टाइप थे, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूले। परसेंटेज मेथड सिंपल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस में जो है वो कितना चेंज आ रहा है? 15% का। और डिमांड में भी चेंज आ रहा है कितना? 15% का। इलास्टिसिटी कैलकुलेट कीजिए, 15% डिवाइडेड बाय 15% कितना आ गया? 1। इलास्टिसिटी कितनी है? 1। दूसरा एग्जाम्पल, प्राइस में 15% का चेंज आ रहा है, यहां जो है प्राइस में 15% का है उस, और डिमांड में 30% का, डबल तो 2 हो गई। यहाँ 10 का ही आया चेंज, इधर प्राइस में 15 का आ गया, तो ये कम हो गया 0.75 या जो भी है 66। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, इससे अगर आप इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करोगे तो इलास्टिसिटी अलग अलग प्रकार की हमारे सामने आ सकती है। अब ये जो भी आंसर आएगा उसको हमने 5 कैटेगरीज में बांटा था, और वो 5 कैटेगरीज 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी की कितनी? 5 डिग्रीज होती है। आइए उनके ऊपर बात करते हैं। पहला, अगर 1 आया आंसर तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक, लेस देन 1 है तो इन इलास्टिक, 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, और इनफाइनाइट है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये 5 डिग्रीज ऑफ क्या है? इलास्टिसिटी। ये भी हमने देखा था, बहुत इजी चीजें हैं ना ये, 11th-12th लेवल की बातें हैं सारी, तो खास इसमें कुछ लोड लेने लायक चीज है नहीं। ये हो गया परसेंटेज मेथड, इस तरीके से आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ये 5 तरह की डिग्रीज आ सकती है, सिंपल सी बात थी। सेकेंड जो फॉर्मूला था हमारा दूसरा, कौन सा था बताओ? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड।
यहां सिर्फ इस मेथड से इलास्टिसिटी, जैसे हमने लास्ट मेथड जो देखा परसेंटेज वाला, उसमें हम 5 डिग्रीज कैलकुलेट कर पा रहे थे, यहां सिर्फ आप एक ही डिग्री जो है वो इलास्टिसिटी की कैलकुलेट कर पाओगे, सिर्फ एक, सॉरी सिर्फ 3, कहने में भूल हो गई। फर्स्ट इलास्टिसिटी जो है वो 1 मानी जाएगी, यानी यूनिटरी इलास्टिक। कब, ये कब माना जाएगा बताओ? जब ड्यू टू राइज और फॉल इन प्राइस, किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ रही है या घट रही है, उस वजह से उसके ऊपर होने वाला जो टोटल खर्चा है, मतलब उसको खरीदने पे जो टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, रिमेन सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो हम उस स्थिति में क्या कहेंगे कि हमारी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी है, यूनिटरी इलास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है वो 10 रुपए है, क्वांटिटी जो है वो कितनी है, 20 है, तो बताओ टोटल खर्चा कितना हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर 200 हो रहा है। ओके, अब प्राइस जो है वो क्या हो रही है, बढ़ के 20 हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी घट के 10 ही रह रही है, टोटल खर्चा अभी भी कितना है 200। तो अगर ये एक्सपेंडिचर हमारा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, रिमेन दी सेम, किस वजह से, प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने से, तो मतलब इलास्टिसिटी कैसी है, यूनिटरी इलास्टिक है। क्योंकि आप सिंपल सा देख सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इन दोनों को गुणा करके ये आया, इसमें जितना चेंज आ रहा है उतना परसेंट इसमें चेंज आ रहा है, तभी तो आंसर सेम आना है। ओके, मतलब जितना प्राइस में चेंज उतना ही किस में चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड में, तो आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, सेकंड ग्रेटर देन 1, ये कब आएगा बताओ? जब प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से, सॉरी, जब प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसके ऊपर होने वाला टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब प्राइस जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसके ऊपर होने वाला टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 1। और थर्ड लेस देन 1 कब होगा, जब प्राइस में इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज हो रहा है, जब प्राइस में डिक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर में भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये 3 डिग्रीज यहाँ पे होती है, डिग्री फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कौन सा मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें जो है हमने पढ़ी है, कहाँ पे, किसमें, हमारा जो चैप्टर है कौन सा, डिमांड। ओके, अब इसके बाद अगर आप इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करोगे, तो वो भी सिंपल सा फॉर्मूला वही, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। वहां क्या था, प्राइस था, यहाँ क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी देखनी है आपको, ये तो कौन सी है, इनकम इलास्टिसिटी। अगर आपको क्रॉस इलास्टिसिटी जाननी है, सिंपल, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। एक्स के डिमांड में क्या प्रभाव पड़ रहा है, वाई की प्राइस चेंज होने से। मान लो एक्स हमारी टी है, वाई हमारी कॉफी है, तो कॉफी की प्राइस चेंज होने से चाय की डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाता है बताओ,
क्या कहलाता है? क्रॉस इलास्टिसिटी। ये सारा डिस्कशन हमारा किस में हुआ था? डिमांड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा डिमांड चैप्टर में कुछ भी खास नहीं था। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक देखा था वो था कौन सा? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था कि एक कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है मार्केट के अंदर, कैसे वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, अपनी संतुष्टि यानी उसका जो सेटिस्फेक्शन है उसको कैसे मैक्सिमाइज करता है। तो यहाँ पे एक चीज आई हमारे सामने, सबसे पहले यूटिलिटी। हिंदी में अर्थ होता है इसका उपयोगिता, कि कोई चीज आप उपयोग कर रहे हो, मोबाइल में यूज ले रहा हूँ, कोई चीज खा रहा हूँ, तो उससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाती है। अब समझिएगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर दो तरह की थ्योरी जो है वो हमारे सामने है। पहली जो तरह की थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो यूटिलिटी है कैन बी मेजर्ड। यूटिलिटी को क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है। संख्याओं के अंदर आप बता सकते हो कि मुझे 10 सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे 20 सेटिस्फेक्शन मिला, एक संख्या दे सकते हो आप सेटिस्फेक्शन को दर्शाने के लिए। ये किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। और इसको बोलते हैं क्या? कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, या वन गुड थ्योरी। यहां एक ही गुड्स की बात कर रहे हैं। तो ये पहली जो थ्योरी, सेट ऑफ थ्योरी हमारे सामने आई, जिसके अंदर ये माना जाता है कि जो यूटिलिटी है, मतलब एक कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी भी चीज को यूज करने से, उपयोग करने से, उस यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं और उसको एक संख्या में बता सकते हैं। दूसरी तरफ जो थ्योरी दी, उनका कहना था कि भाई संभव ही नहीं है, आप यूटिलिटी को जो है वो कैसे मेजर कर सकते हो, कैसे उसको अंकों में बता सकते हो, नंबर्स में कैसे बता सकते हो। तो ये एलन और हिक्स करके भाई साहब थे, उन्होंने ये थ्योरी दी। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनल अप्रोच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनल अप्रोच। इनका क्या मानना था कि यूटिलिटी जो है कांट बी मेजर्ड, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ओके, इसको शब्दों में, अंकों में आप नहीं बता सकते। साथ ही इसी को हम क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, या एक आखिरी नाम इसको बोलते हैं क्या? टू गुड्स थ्योरी। ओके, ये बेसिक सा डिफरेंस जो है वो दो तरह की थ्योरीज के अंदर हमने डिस्कस किया था, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब पहला जो है, फर्स्ट थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं? कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच समझिएगा, इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, समझिएगा। सिंपल सी बात बोली उसने, अल्फ्रेड मार्शल ने, कि भाई एक एप्पल लीजिए और इधर यूटिलिटी, कि एक सेव खाया पहला तो हमें यूटिलिटी मिली कितनी? टोटल यूटिलिटी मान लो 10। दो सेव खाए 18, तीन सेव पे 24, चार पे 28, पांच पे 30, छह पे 30,
7 पे वापस 28। ये क्या हुआ? यही बस एनालिसिस था उनका कि भाई आप पहला सेव जब कंज्यूम करोगे तो आपको यूटिलिटी जो संतुष्टि मिल रही है वो कितनी मिलेगी? 10। तो यहीं पे एक चीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है हर एक के ऊपर। पहले सेव में एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है आपको? पहले कुछ भी संतुष्टि नहीं थी, अब 10 के बराबर संतुष्टि मिल रही है। दूसरे पे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 8। तीसरे पे 6, 4, 2, 0 और -2। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब हर एक के बाद एक एप्पल आप कंज्यूम करते जाओगे, कंज्यूम करते जाओगे, तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन जो यूटिलिटी है वो तो बढ़ रही है, 10 से 18 हुई, 24 हुई, 28 हुई, लेकिन जो मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है लगातार। देखिए 10 से 8 हो गई, फिर 6 रह गई, फिर 4 रह गई, इस तरीके से लगातार डाउन होती जा रही है। अब समझिएगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों हो रही है? तो इसकी पहले तो कुछ अजम्पशंस है, क्या? वो हम आगे वैसे तो बात करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। पहली बात तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। ऐसे नहीं एप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, 7 टुकड़े कर दिए, एक एक पीस खा रहे हो, फिर आप कहोगे कि पहले पे सेटिस्फेक्शन 10 मिल रहा है, दूसरे पे 8। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर छोटे छोटे पीसेस खाओगे तो पहले में जितना मजा आएगा दूसरे में उल्टा ज्यादा मजा आएगा। आप स्टैंडर्ड यूनिट मतलब पूरा एप्पल खा रहे हो, पूरी पानी की बोतल कंज्यूम कर रहे हो। दूसरी चीज, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक से एप्पल अभी खाया, एक कल सुबह खाया, एक परसों सुबह, तो सेटिस्फेक्शन हर बार हमें क्या मिलता जाएगा? बराबर मिलेगा, कम नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन करोगे तो पहला सेव खाओगे तो भूख मिट जाएगी काफी हद तक, अब दूसरे सेव में मजा आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा, कम आएगा, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, और एक स्तर पे जाके आपको अतिरिक्त कुछ भी मजा नहीं आएगा, जहां आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और उस स्तर पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ये बहुत बेसिक सी चीज बताने की बार बार मुझे जरूरत नहीं पड़े कि जहां मार्जिनल 0 होता है वहां टोटल हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मार्जिनल 0 होने का मतलब अतिरिक्त, एक्स्ट्रा 0, मतलब जो पॉइंट है टोटल में वो क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है, अब उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, यही थ्योरी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहा इन्होंने? कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है? डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है। क्लियर? ओके। अब एक कंज्यूमर को कहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए, कहाँ तक एप्पल को परचेज करना चाहिए? मान लो मुझे सेव खरीद खरीद के खाने, एक सेव खाऊं, 2 सेव खाऊं, 3 सेव खाऊं, कितने तक खाऊं बताओ? सोचिए आप, कहाँ तक मैं परचेज करूंगा? तो इस संबंध में इन्होंने एक बात कही, क्या? कि जो यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उसको आप क्या मानिए कि मान लो एक सेव से मुझे 10 की संतुष्टि मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि पहले सेव के लिए मैं 10 रुपए तक देने को तैयार था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। दूसरे सेव के लिए मैं 8 रुपए ही देने को तैयार हूं। तीसरे के लिए मैं 6 ही देने को तैयार हूं क्योंकि अब मैं 2 सेव ऑलरेडी खा चुका हूं। लेकिन जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस है, क्या वो आपकी भूख देख के होगी या मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस तो फिक्स होगी? मान लो एप्पल जो है वो 6 रुपए में ही मिल रहा है, तो पहला सेव भी 6 में मिलेगा, दूसरा भी 6 में मिलेगा, तीसरा भी 6 में, चौथा भी 6। दुकानदार को इससे मतलब थोड़ा ही आपको कितनी भूख है। तो इनका कहना है कि भाई जब पहला सेव आप परचेज करोगे तो आप 10 रुपए तक देने को तैयार हो, आपको 10 के बराबर संतुष्टि मिल रही है, जबकि सेव 6 में ही मिल रहा है। ये तो आपको फायदा हो गया। तो इन्होंने क्या कहा? ये कंज्यूमर का क्या है? सरप्लस है। क्या है? सरप्लस। कितने रुपए का? 4 रुपए का। इसमें कितने का? 2 रुपए का। इसमें सरप्लस कितना है? 0। अब अगली सेव परचेज करोगे, आपको संतुष्टि तो 4 रुपए के बराबर मिल रही है, खर्च कर रहे हो 6 रुपए। उन्होंने कहा ये काम मत करना, कंज्यूमर को यहां जाके क्या कर देना चाहिए? रुक जाना चाहिए, इससे आगे जो है वो परचेज नहीं करना चाहिए। क्लियर? ओके।
मतलब आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा हाईएस्ट, बताओ? जहां आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किसके बराबर हो जाए? प्राइस के बराबर हो जाए। ओके, क्लियर है? पहली थ्योरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्यों उसका नाम है ये भी समझ आ गया? आई होप समझ आ गया। आवाज ठीक ठाक आ रही है? ओके, चलिए सेकंड जो थ्योरी है हमारी उसके ऊपर आते हैं। बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे, खत्म हो जाएगा अभी। देखिए आप, सेकंड थ्योरी को हमने क्या नाम दिया? इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व समझिएगा, ये किसने दी? एलन और हिक्स ने दी। उन्होंने क्या कहा कि यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, अंकों में नहीं बता सकते, डिजिट्स में नहीं बता सकते, लेकिन आप ये बता सकते हो कि कंपेरेटिव फॉर्म में कि मुझे सेटिस्फेक्शन बराबर कब मिल रहा है, ज्यादा कब मिल रहा है, कम कब मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ आपको क्या दिया जाए? फूड दिया जाए, एक तरफ आपको क्लोथ दिया जाए, कपड़ा दिया जाए पहनने को, तो आप ये बता सकते हो कि मुझे बराबर संतुष्टि कब मिल रही है, बराबर संतुष्टि कब नहीं मिल रही है। तो इनडिफरेंस कर्व, ये जो एनालिसिस है बेसिकली ये कहता है कि मान लो ये 10 है, ये आपको एक फूड दे दे, एक प्लेट खाना दे दे, 10 कपड़ा दे दे, तो जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे कब मिलेगा? अगर मुझे 2 फूड दे दे और 4 क्लोथ दे दे, या 3 फूड दे दे, 3 कपड़े दे दे, या 4 कपड़े दे दे और 2, सॉरी 4 फूड दे दे, 4 यूनिट फूड की दे दे और 2 यूनिट क्लोथ्स की। मतलब इन चारों पॉइंट पे मुझे क्या मिल रहा है? बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बराबर यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। मैं ये बता सकता हूं कि मुझे कब बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कब कम मिल रहा है, कब संख्या में नहीं बता सकता मैं कि एक फूड से मुझे 10 यूटिलिटी मिल रही है, 20 मिल रही है, ये नहीं बता सकती। ये तो किस थ्योरी में हमने देखा था? जो लास्ट थ्योरी थी, जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। लेकिन ये इनडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि एक कंज्यूमर डिजिट्स के अंदर नहीं बता सकता, बट कब उसे सेटिस्फेक्शन बराबर मिल रहा है वो ये जरूर बता सकता है। तो इसी थ्योरी के अंदर, धन्यवाद, तो इसी थ्योरी के अंदर वो क्या कर रहा है? अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा है। ये है कॉम्बिनेशन नंबर 1, ये है कॉम्बिनेशन नंबर 2, ये है कॉम्बिनेशन नंबर 3 और ये है कॉम्बिनेशन नंबर 4। इन चारों कॉम्बिनेशन में उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो क्या है? इनडिफरेंट है। उसको चाहे तो आप कॉम्बिनेशन 1 दे दीजिए, एक कपड़ा, सॉरी 10 कपड़े और एक खाने की प्लेट, उसको उतना ही मजा आएगा। अगर उसको आप 2 खाने की प्लेट और 4 कपड़े दे दो, दोनों में संतुष्टि क्या है उसकी? बराबर है। ओके, क्योंकि वो दोनों के बीच में क्या है? इनडिफरेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सुनिएगा, यहां एक चीज आपको इंटरेस्टिंग ये देखने को मिलेगी। क्या? क्या देखने को मिल रही बताओ? कुछ अजीब दिखा कि कॉम्बिनेशन 1 जो है इसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन, उसमें कपड़ा तो है 10, फूड है एक, एक और 10। अब एक फूड की यूनिट वो एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए, यहां उसकी फूड की यूनिट 2 हो रही है, वो इधर 6 कपड़े त्याग कर रहा है, 6 कपड़े त्याग रहा है ताकि उसको एक फूड एक्स्ट्रा मिल जाए। फिर एक और ऐड करने के लिए अब वो एक ही कपड़ा त्यागने को तैयार है। ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? तो यहां पे चीज आती है क्या? MRS। क्या होती है MRS? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? कि एक प्रोडक्ट को दूसरा प्रोडक्ट किस स्पीड से रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कॉम्बिनेशन में उसके पास एक फूड है और 10 क्लोथ है। ओके, एक फूड एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए, ये देखिए फूड की 2 यूनिट प्राप्त करने के लिए वो क्लोथ कितने छोड़ने को तैयार है? 6। तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? 6। दूसरे में रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? 1। क्लियर है? रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब एक फूड को आप एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए क्लोथ कितना त्यागने तक रेडी हो, कितना आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो जो सब्स्टिट्यूशन की रेट है वो क्या कहलाती है? मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है? हर एक एक्स्ट्रा को प्राप्त करने के लिए आप कितना छोड़ने को तैयार हो। ये क्या होती है? एमआरएस। अब सुनिएगा, अगर कोई दो प्रोडक्ट क्या है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, फॉर एग्जाम्पल कोक है और पेप्सी है। अगर मैं कहूं मुझे 5 कोका कोला दे दो और 5 पेप्सी दे दो, जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस फर्स्ट कॉम्बिनेशन में, उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा कब? अगर मुझे 4 कोका कोला दे दो और 6 पेप्सी दे दो, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है। उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा कब? मुझे अगर 3 कोक दे दो और 7 पेप्सी दे दो। उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा कब? अगर मुझे 2 कोक दे दो और 8 पेप्सी दे दो। मतलब टोटल मुझे 10 मिलनी चाहिए, मुझे संतुष्टि सब में बराबर मिल रही है। अब यहां पे जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आप देखिए कैसी है। वो एक यूनिट एक्स्ट्रा प्राप्त, पेप्सी एक यूनिट एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए इधर कोक कितनी त्याग रहा है बताओ? एक त्याग रहा है। तो एमआरएस कितना? एक। फिर एक एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए एक छोड़ रहा है, फिर एक एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए एक छोड़ रहा है। तो यहाँ जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसी है? कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि दो गुड्स क्या है, परफेक्टली एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। लेकिन क्या ऐसा नॉर्मली होता है कि दो गुड्स एक के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो? नहीं। तो नॉर्मली हमें जो ये एमआरएस है वो कैसी देखने को मिलेगी? ऐसे डिक्रीजिंग देखने को मिलेगी। और उसका सिंपल सा कारण है कि जिस आदमी के पास, किसी व्यक्ति के पास अगर क्लोथ 10 है तो उसकी वैल्यू कम होगी, जो चीज कम है उसकी वैल्यू ज्यादा है। फूड कम है, फूड एक एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए वो 6 तक त्यागने को तैयार है, क्योंकि क्लोथ ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे अवेलेबल है। ठीक है? तो ये इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब इसी को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें, इसी को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें, इधर हम दिखाएं क्या? फूड। इधर दिखाएं क्या? क्लोथ। ओके, तो कुछ ऐसा कर्व हमारे सामने बन के आएगा कि मान लो फूड जो है वो कितना है, कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा क्लोथ और ये रहा फूड। एक फूड है, 10 क्लोथ है। ओके, पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया। दो फूड है, 6 क्लोथ है। 3 है और ये 4 है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन 1 हो गया, ये कॉम्बिनेशन नंबर 2 हो गया, ये कॉम्बिनेशन नंबर 3। अब ये क्या है? इनडिफरेंस कर्व है। मतलब इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वहां जो है वो कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह उसको क्या मिल रहा है? बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके, तो इनडिफरेंस कर्व अगर पूछा जाए क्या शो करता है, तो वो पॉइंट शो करता है इनडिफरेंस कर्व जहां एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज के बारे में, ये कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट। ये राइट की साइड में डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक प्रोडक्ट बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा।
ओके, ठीक है। दूसरा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ झुकाव होता है इसका, क्यों होता है? तो ये बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैसी होती है? डिक्रीजिंग होती है। वो डिक्रीजिंग होती है कि भाई जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट करने की दर है वो कम होती रहती है, डिक्रीजिंग है। वहीं अगर वो कांस्टेंट होती मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है, इंडिफरेंस करो स्ट्रेट बनता। क्यों? कि एक कोका कोला, मान लो अभी ये लेवल है, अब ये कोक है, ये पेप्सी है, एक कोक एक्स्ट्रा प्राप्त करना है, सॉरी, तो एक पेप्सी कम करनी पड़ेगी, एक और एक्स्ट्रा लेना है तो एक और कम, तो दोनों फिक्स एक 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 एक, तो फिक्स स्ट्रेट लाइन बन रही है। यहाँ एक के बदले एक सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, यहाँ पहला फूड एक एक्स्ट्रा लेने के लिए मुझे 6 त्याग करना पड़ रहा था, तो इसीलिए ये ऐसे झुका हुआ होता है टुवर्ड्स दी ओरिजिन। ओके, क्लियर है? अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बताइए। अगर फर्स्ट जो थ्योरी है हमारी कौन सी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था बताओ? कि जब मार्जिनल यूटिलिटी और क्या हो जाए, प्राइस बराबर हो जाए, वहां तक कंज्यूमर को परचेज करना चाहिए, उसके आगे परचेज नहीं करना चाहिए। अब अगर वहीं इनडिफरेंस कर्व के अंदर हम बात करें, जो सेकंड थ्योरी है ऑर्डिनल अप्रोच, उसमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब वो स्थिति जहां कंज्यूमर को हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहां हमें समझना पड़ेगा एक बजट लाइन को। क्या होती है बजट लाइन? बजट लाइन बेसिकली शो करती है, मान लो आपके पास टोटल बजट है कितना, 100 रुपए का, तो इस 100 रुपए में आप क्या क्या परचेज कर सकते हो? मान लो फूड की रेट है कितनी, 20 रुपए, क्लोथ की रेट है कितनी, 10 रुपए। तो या तो मैं 5 फूड परचेज करूंगा, क्लोथ करूंगा कितने, 0, मेरा पैसा टोटल खर्च हो जाएगा कितना, 100। तो एक 20 रुपए का है, 5 यानी 100 रुपए पूरे खर्च हो गए। या मैं ये 4 फूड परचेज करूंगा और 2 क्लोथ, तो भी मेरे पैसे खर्च हो गए कितने, 100। या ये मैं 3 करूंगा तो 60 रुपए खर्च हो गए, इधर ये 4। या मैं 2 परचेज करूंगा और ये कितने, 6, तो भी मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे पूरे 100। या मैं एक करूंगा, ये 8, या ये 0 और पूरे 10 के 10 क्या परचेज कर लूं, क्लोथ परचेज कर लूं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मैं 100 रुपए में खरीद सकता हूं। ओके, भाई फूड 20 रुपए का है तो या तो 5 के 5 फूड खरीद लूं तो भी मेरा पूरा बजट खर्च हो जाएगा, या 10 के 10 क्लोथ खरीद लूं तो भी मेरा पूरा बजट खर्च हो जाएगा। अब समझिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां होगा, तो इनडिफरेंस कर्व हमने देखा, ये कुछ ऐसा इनडिफरेंस कर्व हमारे सामने आया। अब कंज्यूमर से हम कहें कि भाई कंज्यूमर तू बता, अलग अलग तेरे खूब सारी चॉइसेस बता, उसने और भी अपने खूब सारे कॉम्बिनेशन बताए, ये खूब सारे इंडिफरेंस कर्व हमने बना दिए, ये इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, 3, 4। अब बताइए इस फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट है सब पे सेटिस्फेक्शन कैसा है, बराबर। ओके, सेकंड पे जितने हैं सब पे बराबर। मतलब एक इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट आ रहे हैं उन सब पे सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसा है हमारा, इक्वल सेटिस्फेक्शन है। अब वो बजट लाइन, जो बजट लाइन हमने खींची वो बजट लाइन आप इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, जो बजट लाइन यहां टच करके जा रही है किसको, इंडिफरेंस कर्व को, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। अब ये क्यों होता है समझ लीजिए कि ये जो बजट लाइन है
इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 जो है उसको भी टच कर रही है यहाँ पे। मतलब टच करने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे उसके 100 रुपए खर्च हो रहे हैं और उसे ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब एक चीज तो आप मानते हो कि कंज्यूमर जितना ऊपर जाएगा, हायर लेवल पे जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन उतना ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इस फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व में जो कॉम्बिनेशन होंगे, मान लो इसमें एक फूड है और छह क्लोथ होंगे मान लो इस कॉम्बिनेशन में, तो इस सेकंड इंडिफरेंस कर्व में ज्यादा ही होगा, 2 फूड और 8 क्लोथ होंगे। तो जितनी ज्यादा चीजें मिलेगी सेटिस्फेक्शन जाहिर सी बात क्या है उसको ज्यादा, मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, तो वो अपने बजट के अंदर चाहेगा मैं हायर से हायर सेटिस्फेक्शन की तरफ जाऊं, अपने 100 रुपए खर्च करके हायर से हायर सेटिस्फेक्शन की तरफ जाऊं। तो जहां ये टच करके निकल रहा है जिस इंडिफरेंस कर्व को, वह लेवल क्या होगा हमारा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। ओके, ये बहुत बेसिक बातें हमने जो है वो डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ रखी है ऑलरेडी, डिटेल क्लासेस के अंदर। ठीक है, ओके। अब 2 मिनट आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आगे बढ़े। ये था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। दो ही थ्योरी थी पॉपुलर, एक गुड्स के लिए वो अल्फ्रेड मार्शल और दूसरा एलन और हिक्स ने दी। इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, इधर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ 2 गुड्स होते हैं, यहाँ 1 गुड होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो देखा इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। प्रोडक्शन के अंदर मेनली लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर मिलके क्या करते हैं, प्रोडक्शन में काम करते हैं। मतलब जब ये 4 फैक्टर्स मिलते हैं तब क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। कोई भी चीज, प्रोडक्शन का मतलब एक फैक्ट्री डाली आपने, ठीक है, उस फैक्ट्री के अंदर आप क्या कर रहे हो, कुछ रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, कुछ लेबर लगा रहे हो, कुछ आपने वहां मशीनें लगा रखी है, और ये जो पूरा तामझाम किसने किया है, कोई एक भाई साहब है, सेठ जी, लाला सेठ है कोई, उस सेठ ने ये पूरा चला रखा है। तो ये क्या है, एंटरप्रेन्योर है। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये चारों फैक्टर मिलके क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो प्रोडक्शन के लिए ये 4 फैक्टर्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। ओके, अब समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ये जो पूरा प्रोडक्शन चैप्टर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो भी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ, 4 फैक्टर्स ये मिलके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर यहाँ जो डिस्कशन करेंगे उसके अंदर हमारा फोकस होगा फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। किसके ऊपर, फिजिकली क्वांटिटीज के ऊपर, कि हर एंटिटी चाहेगी कि उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज का मतलब जो भी उसके पास लैंड अवेलेबल है, जो भी उसके पास लेबर है, जो भी उसके पास कैपिटल है, इनका उपयोग करते हुए वो क्या करे, मैक्सिमम प्रोडक्शन करे। मैक्सिमम प्रोडक्शन करे, जितना ज्यादा से ज्यादा वो क्या करना चाहेगा, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहेगा। क्लियर है, इसमें कोई शंका, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगा तभी ज्यादा क्या होगी, सेल होगी। बिक्री बेचने के लिए तो ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। ओके, अब समझिए, यहां जो हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं उसके अंदर प्रोडक्शन की पूरी जो थ्योरी है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन और एक होता है हमारा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, सुनिएगा,
कंट्रोल मजनू कंट्रोल। देखिए अपना काम है पढ़ाना, और आएंगे लोग, आएंगे, कारवां बढ़ेगा, चिंता की बात नहीं है। आना पड़ेगा, मजबूर करेंगे हम पढ़ा पढ़ा के। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, सुनिएगा। शॉर्ट रन का मतलब, आपने फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री के अंदर अभी जो वर्तमान में जो प्रोडक्शन चल रहा है, मान लो ये एरिया है फैक्ट्री का, जो लेबर खड़ी है, जो मेरे पास रॉ मटेरियल है, जो मेरे पास मशीन है, उन उपलब्ध संसाधनों के साथ मैं कितना प्रोडक्शन कर पाऊंगा मैक्सिमम, ये क्या कहलाता है? शॉर्ट रन। मतलब अभी मैं खड़े खड़े क्या नई मशीन लाके नई फैक्ट्री सेटअप कर सकता हूँ, इतने सारे पैसे ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। तो ये क्या कहलाता है? शॉर्ट रन। मतलब जब समय अपने पास क्या हो, कम हो। हाँ, एक काम मैं कर सकता हूँ, लेबर और बुलानी हो तो लेबर मैं सुबह तक नहीं बुला लूंगा, 10 की बजाय 20 लेबर मंगवा लूंगा, 30 लेबर मंगवा लूंगा। दूसरी तरफ लॉन्ग रन, अगर मुझे 1 साल 5 साल के लिए प्लानिंग करनी है, तो मैं चाहे तो फैक्ट्री एक और खोल सकता हूँ, पैसे भी और लोन ले सकता हूँ, इक्विटी से पैसा ले सकता हूँ। तो लॉन्ग टर्म के अंदर मैं सारे फैक्टर्स को क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ। सारे फैक्टर्स कौन से? मैं कैपिटल को भी चेंज कर सकता हूँ, पूंजी, फैक्ट्रीज को भी लगा सकता हूँ, लेबर भी अपने हिसाब से चाहे जितनी ला सकता हूँ। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ जो एक फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर, कौन सा? बताओ बताओ बताओ। लेबर, वो अपना क्या है? वेरिएबल है। ओके, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इस लॉन्ग रन को अपन क्या कहते हैं? प्लानिंग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लानिंग पीरियड। क्योंकि आप लॉन्ग रन में क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। लंबे समय मतलब टाइम लंबा, मतलब आप प्लान कर रहे हो कि मुझे कितनी फैक्ट्री रखनी चाहिए, कहाँ से मुझे सस्ता लोन मिलेगा, कितना पैसा मैं लॉन्ग टर्म के लिए लूंगा, कितना पैसा मैं शॉर्ट टर्म के लिए लूंगा। तो ये प्लानिंग पीरियड है, ये शॉर्ट टर्म है। अब जो अपना पूरा फोकस है वो इन दो कालखंड के ऊपर रहेगा। कम समय के लिए, अगर लंबा समय है तो मतलब जहां आप सारे फैक्टर्स को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। अब समझिए, समझिए समझिए। देखिए, अगर मैं बात करूं शॉर्ट रन, प्रोडक्शन फंक्शन, ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब, ये फंक्शन है किसका? लैंड, लेबर, कैपिटल, इनका फंक्शन है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। एक कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी आएगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, बस एक छोटा सा एग्जांपल है, बात एकदम क्लियर हो जाएगी, सुनिएगा ध्यान से। शॉर्ट रन का मतलब, ऑल फैक्टर्स क्या है बताओ? फिक्स्ड। क्या मैं सारी चीजें चेंज कर सकता हूं? नहीं। ओनली लेबर जो है वो मेरा क्या है? वेरिएबल फैक्टर है। इस बात में कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं कि बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स है, सिर्फ लेबर को मैं क्या कर सकता हूं? कम ज्यादा कर सकता हूं, क्योंकि मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं। अभी खड़े खड़े जो मुझे प्रोडक्शन करना है, या कल जो मुझे प्रोडक्शन करना है, तो मैं रातों रात नई मशीनरी नहीं ला सकता, सिर्फ लेबर ला सकता हूं। अब सुनिएगा, अगर ये लेबर, और इधर मैं लिखूं क्या? टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। पहली लेबर मैंने लगाई, मान लो टोटल प्रोडक्शन हुआ कितना? 5 यूनिट का। भाई आप समझ लीजिए ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर कुछ मशीन लगी हुई है। मैं पहला लेबर वहां पे आया, मैंने दिन भर मेहनत की, 5 यूनिट मैंने प्रोड्यूस की। मैंने 2 लेबर लगा दी, प्रोडक्शन कितना होगा बताओ? प्रोडक्शन कितना होगा? क्या 5, एक आदमी 5 बना रहा है तो 2 लोग कितने बनाएंगे? 10? नहीं नहीं नहीं, 2 लोग मिलके कितना बनाएंगे? 10 से ज्यादा, 12। 3 लगा दिए, 20। 4 लगा दिए,
25, 5 लगा दिए, 28, 6 लगा दिए, 30, 7 लेबर लगा दिए, 30, 8 लगा दिए, 28। ये क्या हो रहा है समझिए। अब हम लिखते हैं क्या, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा। पहली एक लेबर के आने से एक्स्ट्रा कितना हुआ, 5। दूसरे लेबर के आने से एक्स्ट्रा हुआ 7। तीसरे के आने से 8। चौथे के आने से 5 ही एक्स्ट्रा हुआ। इनका डिफरेंस होता है बेसिकली मार्जिनल। इस 3, 2, 0, -2। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मुद्दे की बता रहा हूं आपको वो सुन लीजिएगा, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, ये आगे भी काम आएगी। पहली लेबर ने 5 यूनिट बनाई, क्यों? क्योंकि जो मशीन लगी हुई थी फिक्स फैक्टर, जो भी वहां मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी, तो मैं अकेला लेबर था, मैं ही पहले उसको बना रहा था, मैं ही उसकी असेंबलिंग कर रहा था, मैं ही उसकी पैकिंग कर रहा था, फिर एक प्रोडक्ट को रवाना किया, फिर गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, पैकिंग, सारा काम मैं अकेला कर रहा था। दूसरे व्यक्ति के आने से लेबर एक और आ गई, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग का काम संभाला, उसने किसका काम संभाला, असेंबलिंग पैकिंग का काम संभाला। तो हमारी गति क्या हो गई, तेज हो गई। जो हमारे फिक्स फैक्टर थे, मतलब जो मशीन थी, अब वो क्या हो रही है, पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है। तो प्रोडक्शन की गति क्या हो गई, अचानक से बढ़ गई। एक आदमी 5 बना रहा था, लेकिन 2 मिलके 12 बनाने लग गए, 10 की बजाय 2 यूनिट और प्रोड्यूस हो गई। अब ये भी हो गया क्या, मैं मेरे काम में क्या हो चुका हूं, स्पेशलाइज्ड हो चुका हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग का ही देखना है, उसको सिर्फ असेंबलिंग का देखना है। तो यहां वर्क स्पेशलिटी भी आ जाती है। 3 हो गए, तो अब तो तीनों काम परफेक्ट, मैं मैन्युफैक्चरिंग, एक असेंबलिंग, एक पैकिंग, तीनों अपने अपने काम में माहिर हो गए, और तीनों ने मिलकर 20 यूनिट बना दी। तीसरे व्यक्ति के आने से प्रोडक्शन और बढ़ गया। लेकिन क्या ऐसा होता रहेगा हमेशा कि एक और मंगा दूंगा लेबर तो और प्रोडक्शन डबल हो जाएगा? नहीं। अब चौथा आदमी, 3 आते ही हमारी जो मशीन है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो गई। एक चौथा और आदमी बुला लिया, तो फायदा होगा जरूर, वो कुछ छोटे मोटे काम करेगा, प्रोडक्शन जाहिर सी बात है बढ़ेगा, लेकिन अब उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब जो मेरा फिक्स फैक्टर है, मतलब जो मशीन है, वो पूरी तरह क्या हो चुकी है, यूटिलाइज हो चुकी है। पांचवा और लेबर आएगा, तो उसका योगदान तो होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। फिर एक समय आएगा, 7वीं लेबर के आने से प्रोडक्शन में और कोई फायदा नहीं होगा, जीरो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अब जितने लोग चाहिए उतने पूरे हो चुके हैं। 8वां और लगाओगे तो उल्टा वो डिस्टर्ब करेगा, प्रोडक्शन और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आई? समझ आई? ये हम पढ़ रहे हैं किसमें, शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन का मतलब हमारे पास समय कम है, हम सिर्फ किसको चेंज कर सकते हैं, लेबर को चेंज कर सकते हैं, बाकी जो मशीन है वो फिक्स है। मैंने किचन का एग्जांपल दिया था, चूल्हे लगे हुए हैं 2-3, पहले मैं अकेला काम कर रहा था, सब्जी बना रहा था, रोटी बना रहा था, मेरी स्पीड कम थी, मैं प्रोडक्शन कम कर पा रहा था। एक और मेरे साथ लेबर आ गई, तो मैं रोटी का काम कर रहा हूँ, दूसरा सब्जी बना रहा है, दोनों अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट है, प्रोडक्शन दोनों की स्पीड तेज होगी, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी। तीसरा आदमी और आ गया, उसने सब्जी काटना, आटा बनाना, बेसिक दूसरी एक्टिविटी कर ली, हमारा काम और फास्ट हो गया, हमने प्रोडक्शन और बढ़ा दिया। चौथा, पांचवा, छठा आप लगाते जाओगे तो क्या रोटियां ज्यादा बनती जाएगी? नहीं, क्योंकि वो जो चूल्हे हैं, जो रसोई की साइज है, जो इक्विपमेंट है, जो चक्कू है काटने के लिए, वो सब जो फिक्स फैक्टर्स है वो हमारे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर आप नई किचन जो है वो खड़ी नहीं कर सकते। अगर एक और किचन लानी है, एक और चूल्हा लाना है, एक और टंकी लेके आनी है, तो वो एनालिसिस हम किस में पढ़ेंगे, लॉन्ग रन के अंदर पढ़ेंगे। हो तो सकता है, बट उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन बोलेंगे। शॉर्ट रन में तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर। ओके। अब अब बस मजे की बात इतनी सी थी, ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक बार क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। ठीक है। हाँ जी, तो ये समझ आ गई। अब
बस ये समझ आ गई तो आपको पूरी बात समझ आ गई। शॉर्ट रन की अगर बात करें प्रोडक्शन की, तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब जब शुरुआत के अंदर वेरिएबल फैक्टर को आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। वेरिएबल फैक्टर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। तब प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, फास्ट स्पीड से इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे फिक्स फैक्टर है, फिक्स फैक्टर कौन से बताओ, जो प्लांट एंड मशीनरी, उनका क्या हो रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, उनको आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये शुरुआत में हमें कैसे रिटर्न मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। ओके। सेकेंड, क्या हमेशा ऐसा होगा, नहीं, एक समय बाद हमें कैसे मिलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। जो रिटर्न्स है वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो फिक्स फैक्टर है वो फुल्ली क्या हो चुका है, यूटिलाइज हो चुका है। प्लस अब लेबर की भीड़ ज्यादा है तो उनके बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलेगा कि आपस में तालमेल नहीं है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, टाइम पास हो रहा है, तो उतना ज्यादा प्रोडक्शन तेजी से नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद भी आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहोगे तो नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे कि उल्टा जो है वो आपके प्रोडक्शन को नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर सब क्या हो जाएगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, कोई तालमेल नहीं बचेगा। ठीक है, भाई भीड़ हो जाएगी तो भीड़ तो है वो क्या हो जाएगी, नुकसान ही पहुंचाएगी। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, क्लियर? अब आप बताओ कि किसी भी मैन्युफैक्चरर को कहां तक मैन्युफैक्चर करना चाहिए। सोचिए, क्या फर्स्ट स्टेज में रहना चाहिए, सेकंड स्टेज में रहना चाहिए या थर्ड स्टेज में? फर्स्ट स्टेज कौन सा है, ये फर्स्ट स्टेज है हमारा, जहां हमें क्या मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, देखो लगातार। फिर ये सेकंड स्टेज है और ये इसके नीचे थर्ड स्टेज है जहां हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। यहाँ डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, देखिए 5 3 2। बताओ, क्या फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन रखना चाहिए, सेकंड में रखना चाहिए, थर्ड में रखना चाहिए? तो देखिए थर्ड में तो जाना बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि आप एक लेबर लगा रहे हो, मतलब उसका पैसा भी दे रहे हो, लेबर फ्री में तो आएगी नहीं, और उल्टा वो योगदान क्या दे रहा है, आपके प्रोडक्शन को कम कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। क्या ऐसी लेबर काम की है? कोई काम की नहीं है। तो थर्ड स्टेज में तो घुसना क्या है, बेवकूफी है। फर्स्ट स्टेज में आके रुक जाना क्या समझदारी है? फर्स्ट स्टेज में आके रुक जाना कि 3 लेबर लगाई, टोटल प्रोडक्शन 20 हो गया और रुक गए आप, नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन टोटल आपका अभी भी बढ़ रहा है, 20 से चौथा लगाने से 25 हो रहा है, लेकिन बढ़ने की दर जरूर कम हुई है, 28 हो रहा है, 30 हो रहा है। तो देखिए, आप सिर्फ एक लेबर की कॉस्ट में प्रोडक्शन अपना क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, सिर्फ आपको लेबर के ही तो पैसे देने। तो आपको प्रोडक्शन जो है वो कहाँ रखना चाहिए, सेकेंड स्टेज में रखना चाहिए, जहां तक आपका टोटल प्रोडक्शन कहाँ नहीं पहुंच जाता, मैक्सिमम लेवल पे नहीं पहुंच जाता। थर्ड स्टेज में हमें एंटर करना नहीं है, फर्स्ट में हमें रुकना नहीं है। क्लियर है? ओके। शॉर्ट रन के अंदर बताओ, याद रखने लायक कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, ये समझने की बात है। आप इसको यूं समझ लीजिए, ये हमारा प्रोडक्शन है, ये बढ़ रहा है फिर ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो जो बढ़ने वाली स्टेज है उसमें तो ओके, जो घटने वाली स्टेज है और उसके बाद मान लो यहां नेगेटिव में जा रहा है, ओके, तो नेगेटिव में हमें जाना नहीं है।
फर्स्ट में यहाँ रुकना नहीं है, तो आगे बढ़ते रहना है आपको। ओके, ठीक है। ये सॉरी मैंने गलत बना दिया, वैसे इसका कोई महत्व नहीं है ना, सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? आई होप चीजें थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। बताइएगा जरूर, आप जब भी देखो थोड़े बहुत अगर आप अपने फीडबैक देते रहें तो मजा आता है, और कुछ नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे एक लॉ आता है, कौन सा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहता है ये लॉ? नाम बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए। लॉ किस बात का? डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन या रिटर्न कह दीजिए। कहाँ होता है बताओ? स्टेज 1 थी, स्टेज 1 में क्या हो रहा था? मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था। स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा था। स्टेज 3 में क्या हो रहा था? नेगेटिव में जा रहा था। ये हमने देखा शॉर्ट रन के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। अब समझिए, अब आप समझिए ये क्या कहता है लॉ, सिंपल सा। इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर, मतलब कौन सा वेरिएबल फैक्टर? कौन सा? लेबर विथ द अवेलेबल फिक्स्ड फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर अवेलेबल है प्लांट एंड मशीनरी, उनके साथ सिर्फ हम किसको इंक्रीज करते जाएंगे? वेरिएबल फैक्टर को हम क्या करते जाएंगे? इंक्रीज करते जाएंगे। तो आफ्टर अ पॉइंट द मार्जिनल, जो मार्जिनल मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन विल स्टार्ट डिमिनिशिंग, वो क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। जो हमने देखा स्टेज 2 में हमारे साथ हो रहा था, मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो क्या होना शुरू हो गया था? कम होने लग गया था। मार्जिनल प्रोडक्शन कम होने लग गया था। ऑल दो टोटल प्रोडक्शन विल राइज, भाई टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, क्योंकि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसका मतलब टोटल तो बढ़ेगा। भाई टोटल देखिए, टोटल मान लो 10 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 20 है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है देखिए? 10, 5, 3, 2। मार्जिनल प्रोडक्ट कम जरूर हो रहा है, देखिए कम होता जा रहा है, लेकिन टोटल तो इंक्रीज हो ही रहा है। जब तक मार्जिनल जीरो नहीं हो जाता टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ये किस में आता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। शॉर्ट रन के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब बात करें लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन प्रोडक्शन, बताओ लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है? क्या होता है बताओ? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल, मतलब उनको आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ठीक है। कौन कौन से? लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, सबको क्या किया जा सकता है? इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन एक चीज सुनिएगा, मान लो ये हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री नंबर 1, इसमें कुछ लैंड है, कुछ लेबर है, कुछ कैपिटल यानी मशीन लगी हुई है,
अब इनका जो आपस में रेशियो है, मान लो ये 25 है, ये 50 है, ये 25 है, इनका जो भी आपस में कॉम्बिनेशन है कि इतनी मशीन के साथ इतना लेबर और इतनी जमीन और ये, आप फैक्ट्री 2 मतलब सारे फैक्टर्स को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, फैक्ट्री नंबर 2 बना रहे हो। तो इसमें भी जो लैंड, लेबर और कैपिटल, इनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, 25, 50 और 25। ऐसा नहीं कि इसमें तो लेबर, एक मशीन पे 5 लेबर काम कर रही है, इसमें एक मशीन पे 10 लेबर काम कर रही है, तो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, हम बेसिकली प्रोडक्शन चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर, मान लो मैं अगर कोई चीज बना रहा हूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं शॉर्ट रन के अंदर, कम समय के अंदर, मैं लेबर बढ़ा बढ़ा के मेरे प्रोडक्शन को कहाँ तक ले जा सकता हूँ, कहाँ जाके मुझे रुकना चाहिए। लॉन्ग रन के अंदर मैं फैक्ट्री एक के बाद एक लगा के अपना प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। तो अगर आपस में इनका अनुपात बिगड़ जाएगा तो मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब समझिए ये क्या कहता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब सारे फैक्टर्स को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो मान लो पहली फैक्ट्री से, फर्स्ट फैक्ट्री से मैं कितनी यूनिट बना रहा था, 1000 यूनिट बना रहा था, इससे फैक्ट्री नंबर 1 से। अब मैंने फैक्ट्री नंबर 2 लगा दी, तो उससे भी मैं 1000 यूनिट बना रहा हूं। फैक्ट्री नंबर 3 लगा दी, 1000 और बनाने लग गया। 4 तो 1000 और। मतलब जिस अनुपात में मैं अपने संसाधनों को बढ़ा रहा हूं कि लैंड लेबर कैपिटल मैंने डबल कर दी, तो मेरा प्रोडक्शन भी डबल हो गया। ये फिर बढ़ाया तो ये फिर हो गया। जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी रेशियो में मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा वो हम जानते हैं। आइए, अब ये तो समझ आ गया, लॉन्ग रन का मतलब लंबा समय, जहां आप फैक्ट्रियां कितनी भी डाल सकते हो, प्लानिंग पीरियड होता है। सारे फैक्टर्स का आपस में अनुपात जो है वो हमें क्या रखना है, फिक्स रखना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं टेक्नोलॉजी चेंज होगी, पहली फैक्ट्री में पुरानी मशीन है, दूसरी फैक्ट्री में नई प्रोडक्शन की मशीन है, तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। क्या कहता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप क्या करोगे, जो आपकी, मान लो फैक्ट्री का ही एग्जांपल लेते हैं, फैक्ट्री 1 है, उससे अगर आप 1000 प्रोडक्शन यूनिट बना रहे हो, तो आपने जो दूसरी फैक्ट्री लगाई, जो सेकेंड फैक्ट्री आपने लगाई, उससे आप कितनी यूनिट बना पाओगे? 1200। तीसरी आपने डाली तो आप कितनी बना? 1500। फिर चौथी, फिर 1000, 1000, फिर 800। अब ये चीज समझ नहीं आ रही है, ये क्या हो रहा है? मतलब सेम संसाधन जो फैक्ट्री 1 में लगे हुए हैं, वही फैक्ट्री 2 में है, वही फैक्ट्री 3 में है, वही फैक्ट्री 4 में है, लेकिन प्रोडक्शन 1000, 1200 से बढ़ रहा है, ये 1500 से बढ़ रहा है, फिर 1000 से बढ़ रहा है, फिर 800 से ही बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है बताओ, इसका क्या कारण है? तो देखिए, अगले चैप्टर में वैसे तो आएगा, वैसे मैं यहां बता देता हूं। चाइना बेसिकली क्या कर रहा है, कोई सीक्रेट बात नहीं है, ऐसे मैं धीरे से बोल रहा हूं। वैसे चाइना क्या कर रहा है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है, बड़े स्तर पे प्रोडक्शन करता है। बड़े स्तर पे प्रोडक्शन करने से क्या होता है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने का कुछ फायदा होता है, कुछ बेनिफिट होता है, कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है। अब समझिएगा, मेरे पास सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, तो क्या मैं एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग की टीम, रिसर्च की टीम, क्या इतने सारे मैनेजर्स अफोर्ड कर पाऊंगा? या कोई एक ही मैनेजर को लगाऊंगा जो सारे काम देखेगा? क्योंकि मेरी साइज छोटी है, तो वो एक ही आदमी सारे काम देखेगा। ओके, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी फैक्ट्रीज इंक्रीज करूंगा, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री, मेरा बिजनेस एक्सपांड होगा, तो अब मैं हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट को क्या करूंगा, हायर करूंगा। तो बेटर सुपरविजन, बेटर कंट्रोल, मैं रॉ मटेरियल बेस्ट से बेस्ट परचेज करूंगा, मशीन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर चीज में मैं क्या करूंगा,
बेस्ट चीज लूंगा। तो जाहिर सी बात है यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जब आप लॉन्ग रन के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डबल करोगे तो आपको कैसे मिलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलेंगे। कि यहां तो आपने जिस अनुपात में फैक्टर्स बढ़ाए उससे ज्यादा अनुपात में आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो यहां फिर से हमारे सामने तीन तरह की स्टेजेस आती है। स्टेज वन, इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल, स्केल मतलब लॉन्ग रन का मतलब लार्ज स्केल। ओके, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर स्टेज टू, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और स्टेज थ्री, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन के फैक्टर्स में चेंज किया इसका प्रभाव क्या पड़ा, मोर इंक्रीज इन आउटपुट। उससे ज्यादा इंक्रीज किस में हुआ, आउटपुट में हुआ। जो आपका फैक्ट्री का प्रोडक्शन था, मान लो आपने ये 50% इंक्रीज किया तो आपका आउटपुट जो है वो 70% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 1000 एक फैक्ट्री से हो रहा था, दूसरी फैक्ट्री से 1200 का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स का मतलब जितना इसमें 50% इंक्रीज किया तो 50% ही प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। और डिमिनिशिंग का मतलब आपने फैक्टर सारे 50% से बढ़ा दिए तो इधर 40% ही आउटपुट बढ़ रहा है। शॉर्ट रन याद कीजिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या देखा था, शॉर्ट रन में जो तीन स्टेज थी, स्टेज वन थी कौन सी, अगर शॉर्ट रन की बात करूं तो स्टेज वन थी इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर थी डिमिनिशिंग रिटर्न्स, फिर थी नेगेटिव रिटर्न्स। यहां क्या नेगेटिव रिटर्न्स है, नहीं, ऐसा यहां लॉन्ग रन में कभी नहीं होगा कि आपने नई फैक्ट्री डाली और उल्टा आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है ना भाई? शॉर्ट रन में तो हो सकता है कि लेबर आप डालते जाओगे तो फिक्स फैक्टर जो है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उल्टा वो प्रोडक्शन में नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होगा, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लेकिन यहाँ तीन स्टेज जो थी वो इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये नेगेटिव रिटर्न्स कभी भी जो है वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा लॉन्ग रन के अंदर। ये कौन सा है अपना, लॉन्ग रन है। ओके, तो हमने अभी दो तरह की चीजें देखी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। बस दो तीन बातें आपको बेसिक ध्यान रखनी है। शॉर्ट रन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सारे फिक्स है। उस फैक्टर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो हमें ये तीन स्टेज जो है वो देखने को मिलती है। लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर्स को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अब ये मान लो चार फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो भी है, एक फैक्ट्री के अंदर लगे हैं, उनको आपको 100% बढ़ा दिया, मतलब डबल कर दिया, तो प्रोडक्शन आपका उससे ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जितना ये बढ़ा है बराबर बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट। जितना ये बढ़ा है उससे कम बढ़ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ओके, क्लियर? ये तीन स्टेज होती है। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है अब मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। जो पीछे दो टॉपिक और बचे हैं, दो तीन, उनके लिए 1 घंटे भर का और सेशन कर देंगे अलग से। ठीक है, मतलब आज ही शाम को या कल सुबह जो है मैं इसको बैलेंस, जो रिमेनिंग अपने जो भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, छोटी सी चीज। याद कीजिए वो इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व जो था वैसा ही यहाँ पे एक चीज आती है, क्या, आइसो क्वांट।
आइसोक्वांट क्या होता है समझिएगा। टू प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ प्रोडक्शन different combinations of inputs। समझिएगा, इन डिफरेंस कर्व में हमने ये देखा था, इन डिफरेंस कर्व में सुनिएगा, याद रखिएगा कि फूड और क्लोथ इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन, जहां से मुझे क्या मिल रहा है, बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये हमने कहा देखा था, इन डिफरेंस कर्व में, कि अलग अलग कॉम्बिनेशन में सब में मुझे बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन ये क्या कहता है समझिएगा, कि एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मान लो मुझे 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करनी है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। ओके, इस 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मैं कौन कौन से जो है वो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूं। मान लो लेबर और कैपिटल यानी मशीन। या तो एक काम हो सकता है क्या, मैं 10 लेबर लगाऊं और एक मशीन लगाऊं, तो भी मैं 1000 यूनिट बना सकता हूं इस कॉम्बिनेशन से। या मैं 5 लेबर लगाऊं और 3 मशीन लगा दूं, तो भी मैं 1000 यूनिट बना सकता हूं। या मैं 2 लेबर लगाऊं और 5 ये लगा दूं मशीन, तो भी मैं 1000 यूनिट। तो टू अचीव अ सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनपुट के। तो कॉम्बिनेशन नंबर 1, कॉम्बिनेशन नंबर 2, कॉम्बिनेशन नंबर 3, इन तीनों कॉम्बिनेशन से मैं 1000 यूनिट बना सकता हूं। मेरे पास ऑप्शन है, मैं कोई भी कॉम्बिनेशन इनमें से चूज कर सकता हूं। ओके, अब कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे यूज करना चाहिए, तो फिर से जैसे हमने बजट लाइन पढ़ी थी, तो एक यहां पे लाइन होती है आइसो कॉस्ट लाइन। ये सिमिलर है किसके, जो बजट लाइन हमने देखी थी उसके सिमिलर है। क्या होती है आइसो कॉस्ट, आइसो कॉस्ट क्या होती है बताओ, कि जो आपका बजट है, जो आपका बजट है, उस बजट से आप दो अलग अलग कॉम्बिनेशन कितने परचेज कर सकते हो। मान लो आपका बजट है 1000 रुपए, ठीक है, लेबर जो है वो कितना है 10 रुपए का है, और मशीन जो है वो आपकी है कितने की 25 रुपए की। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन तो आप क्या कर सकते हो, 10 की 10 लेबर ले लो, मशीन ले लो कितनी 0, तो भी आपका 1000 रुपये पूरा खर्च हो जाएगा। ठीक है, या 100 रुपये मान लीजिए, इसको 100 मान लीजिए। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आप 2 मशीन खरीद लीजिए और 5 लेबर ले लीजिए। तीसरा, आप 5 की सॉरी 4 की 4 क्या ले लीजिए, ये ले लीजिए और लेबर 0 ले लीजिए। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हमने बजट लाइन में देखा था, इसको क्या बोलते हैं यहाँ आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन। अब समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आता हूं, हमें देखना है क्या, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कैसे आप कम से कम संसाधनों के अंदर अपने प्रोडक्शन को क्या करो, मैक्सिमम पे ले जाओ। ओके, ओके, या इसका उल्टा, कि एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बनाने के लिए कैसे आप कम से कम लागत में बना सकते हो, कैसे आप कम से कम लागत के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब समझिएगा, वहां हमने क्या किया था, इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए खूब सारे इंडिफरेंस कर्व बनाए, फिर अपनी बजट लाइन इंसर्ट की, और हमने कहा कि जो हमारी बजट लाइन हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है, वो हमारा क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन के अंदर आपको एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव करना है। भाई आपने कहा कि मुझे ये प्रोडक्शन लेवल अचीव करना है, 1000 यूनिट तो मुझे बनानी ही है, और इस 1000 के लिए ये खूब सारे
कॉम्बिनेशन है कि भाई पहला कॉम्बिनेशन जो हमने अभी ऊपर देखा था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा, कि आप 10 लेबर ले लीजिए, 1 कैपिटल ले लीजिए, या 5 लेबर ले लीजिए, 3 कैपिटल ले लीजिए, जो भी मेथड आपको। तो ये खूब सारे कॉम्बिनेशन है, इनसे आपको क्या बनाना है, 1000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करनी है। ओके, अब आप बजट लाइन लेके आइए। बजट लाइन, ये एक बजट लाइन हो गई। मान लो 50 रुपए के अंदर मैं अलग अलग क्या क्या कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूँ। 70 रुपए में, फिर ये एक हो गई, फिर ये एक हो गई। ये मैंने खूब सारी जो है बजट लाइन अलग अलग बजट की, 100 रुपए में, 150 रुपए में, 200 रुपए में। अब जो बजट लाइन मैं क्या चाहूंगा कि मेरे इस प्रोडक्शन लेवल को अचीव करने के लिए 1000 के लिए लोएस्ट से लोएस्ट, मतलब सस्ते से सस्ती बजट लाइन, नीचे से नीचे वाली जो बजट लाइन है उसमें मैं काम करूं। तो बताओ, ये 200 वाली बजट लाइन यहाँ कट कर रही है, क्या इस पे प्रोडक्शन करना चाहिए? नहीं। क्या इस पे करना चाहिए? नहीं। तो इस पे यस, मैं 100 रुपए में सस्ते से सस्ते में ये अपना इस कॉम्बिनेशन के जरिए 1000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ। वहां इनडिफरेंस कर्व में अलग था, वहां क्या था बताइए, वहां हमारे इनडिफरेंस कर्व थे खूब सारे, और बजट जो था वो क्या था, फिक्स था। तो बजट लाइन जो हाईएस्ट को टच करती है, यहाँ उल्टा है। यहाँ हमें प्रोडक्शन तो 1000 अचीव करना है, उसके लिए मैं लोएस्ट से लोएस्ट बजट लाइन पे जाना चाहूंगा। यहाँ बजट लाइन को बोलते हैं क्या, आइसो कॉस्ट, और इनको बोलते हैं क्या, आइसो क्वांट। ओके, क्लियर है? ये वैसे क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, सिंपल सी बात है। आप अगर एक बार तसल्ली से रिवर्स करके सुन लीजिए, बात समझ आ जाएगी, अगर समझ नहीं आई है तो। अदरवाइज नहीं समझने लायक इसमें कुछ भी है नहीं। ठीक है, एक कॉब डॉगलस करके कोई थे भाई साहब, उनका एक फॉर्मूला है प्रोडक्शन फंक्शन को लेके, वो आप नोट्स में देख लीजिएगा। उनका सिंपल सा कहना था कि भाई प्रोडक्शन के अंदर जो लेबर है उसका 3/4 हिस्सा होता है। कितना? 3/4 हिस्सा लेबर का है, और जो कैपिटल है उसका कितना होता है, 1/4। तो इसी को दर्शाने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। बस आप इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ये प्रोडक्शन तक का मैंने जो आज का अपना निष्कर्ष था। आई होप जो है आपको क्लासेस ये अच्छी लगी, या जैसी भी लगी आप अपना जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा, बड़ा मायने रखता है फीडबैक। खास करके नया चैनल है तो एक एक स्टूडेंट का फीडबैक मायने रखता है, और कोशिश करेंगे कि इससे कहीं ज़्यादा बेटर और ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है समय समय पे आपको देखने को मिले, कम से कम वो सारे संसाधन जो आपको जेआरएफ तक पहुंचा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।